आदिवासी, दलित, ओबीसी को भारत की सियासत में आज़ादी के बाद से ही एक मोहरे के रूप में इस्तेमाल किया गया है। जो कांग्रेस आज बीजेपी पर जातिवादी और सांप्रदायवादी राजनीति करने के आरोप लगाती है, वो खुद कभी किसी आदिवासी को राष्ट्रपति नहीं बना सकी। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी, जिसने एक आदिवासी को राष्ट्रपति की गद्दी पर बैठाया, उसी पर सवाल खड़े करती है। ये कांग्रेस पार्टी के दोहरे चरित्र के अलावा कुछ और नजर नहीं आता। लेकिन इसके बाद भी ओबीसी, दलित, आदिवासियों से वोट के लिए कांग्रेस पार्टी ढोंग जरूर करती है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि भारत में आज कितने ओबीसी, आदिवासी और दलित हैं। अगर हम पैसे और बिजली के वितरण की बात करते हैं तो उनकी आबादी के आकार पर पता लगाने के लिए पहल की जानी चाहिए। ये बातें कांग्रेस का चेहरा माने जाने वाले राहुल गांधी ने पिछले दिनों कर्नाटक विधानसभा चुनाव से ठीक पहले एक रैली में कही हैं। याद रहे कि ये वही गांधी हैं जिन्होंने एक बार मीडिया के सामने अपने कुर्ते के भीतर के जनेऊ को सामने मीडिया के फ्लैश किया था। अगर उनकी पार्टी कांग्रेस की बात करें तो आज भी यूपी, बिहार के गांव में लोग ये कहते हुए पाए जाते हैं कि जब तक कांग्रेस का शासन था तब तक भले आदमियों के हाथ में मंत्रालय रहे, पता नहीं मोदी किस जात वाले लोग को कहां बैठा देता है। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि घर घर में ब्राह्मणवाद का पर्याय बन चुकी कांग्रेस की राजनीति आज दलित बहुजन चेतना के सामने हाथ बांधे खड़ी नजर आती है। आज की सियासी पाठशाला में कांग्रेस के इसी शिफ्ट को लेकर चर्चा होगी। नमस्कार, मेरा नाम है ऋषि नौपुत्रा और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारी खास पेशकश सियासी पाठशाला। ये साल था 1951 का और तारीख थी 28 सितंबर। उस दिन अखबारों की सुर्खियां बता रही थीं कि 20वीं शताब्दी के सबसे बड़े पब्लिक इंटेलेक्चुअल माने जाने वाले BR अम्बेडकर ने नेहरू की कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया है। वजह थी हिंदू कोड बिल, जिसे 4 साल से ज़्यादा वक्त तक लटकाए रखने के बाद भी देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की कैबिनेट यथावत पास करने की स्थिति में नहीं थी। बार बार ये कहा जा रहा था कि देश अभी इतने क्रांतिकारी कानून को झेलने की स्थिति में नहीं है। जाति व्यवस्था पर जोर करने के अलावा इस बिल में भारतीय समाज में महिलाओं की दशा से लेकर संपत्ति के अधिकार तक के बारे में प्रगतिशील कानून होने की बात कही गई थी। कांग्रेस ने बिल तो पास किया, मगर वैसा नहीं जैसा अम्बेडकर चाहते थे। ये वही अम्बेडकर थे जिन्होंने कहा था कि अगर संविधान का गलत इस्तेमाल होता है तो इसे जलाने वाला भी मैं ही बनूंगा। फिर क्या था, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। थोड़ा और पीछे चलें तो 1932 के राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में अंग्रेजों से छीनकर दलितों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र लाने वाले अम्बेडकर की खुशी तब काफूर हो गई जब महात्मा गांधी इसके विरोध में जेल में ही अनशन पर बैठ गए। कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं ने अम्बेडकर के पृथक निर्वाचन क्षेत्र की जिद को छोड़ने की सलाह दी। उन्होंने महात्मा गांधी की बात तो मान ली, मगर अपनी नाराजगी भी बखूबी जाहिर की। अम्बेडकर बाद में अपनी पुस्तक कांग्रेस और गांधी के अछूतों के साथ क्या किया में लिखा, संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र हिंदुओं के लिए एक परिचित वाक्यांश दूषित कस्बे का उपयोग करना है, जिसमें हिंदुओं को किसी अछूत को नाम मात्र के लिए नामांकित करने का अधिकार मिलता है, जो असल में हिंदुओं का एक टूल होता है। गांधी और अम्बेडकर के बीच इसी समझौते को पूना पैक्ट के नाम से बाद में जाना गया। इसके बाद आया 30 मार्च 1955, जब देश को पहला पिछड़ा वर्ग आयोग ने नेहरू सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। उसमें 1961 की जनगणना के साथ ही जाति की गिनती करने का सुझाव भी दिया गया था। इसके साथ सभी महिलाओं को पिछला श्रेणी में डालने की बात भी इसमें कही गई थी, लेकिन कांग्रेस ने इस रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया। भारत में आखिरी बार जातिगत जनगणना यानी सामाजिक, आर्थिक और जातिगत जनगणना 1931 में अंग्रेजों ने ही करवाई थी। उसके बाद जब भारत आजाद हुआ तो तभी से वंचित तबका जातिगत जनगणना की मांग उठा रहा है। काका कालेलकर ने आयोग में भी इसी क्रम में कास्ट सेंसस की सिफारिश की गई थी, मगर कांग्रेस की सरकार में नतीजा कुछ भी नहीं निकला। इस बीच उदय हुआ बहुजन राजनीति को मेन स्ट्रीम करने वाले कांशीराम का। कांग्रेस बहुजन राजनीति की आवाज बने कांशीराम को हमेशा एक खतरे के रूप में देखती रही। उधर बहुजन समाजवादी पार्टी के संस्थापक ने भी कांग्रेस के खिलाफ अपने तेवर कभी ढीले नहीं किए। एक वक्त तो यूपी में ऐसा समीकरण बना जिसने कांग्रेस को उत्तर प्रदेश की राजनीति से लगभग बाहर धकेल दिया। बिहार में भी लालू यादव के उदय के बाद कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी होने के बावजूद कभी भी निर्णायक स्थिति में नहीं लौट सकी। नेहरू इंदिरा को लेकर राजीव गांधी तब तक किसी नेता के सत्ता में रहते हुए बहुजनों को उचित स्थान देने में दिलचस्पी नहीं दिखा पा रहे थे। फिर अब ऐसा क्या हो गया था कि गांधी परिवार के वारिस और कांग्रेस का भविष्य कहे जाने वाले राहुल गांधी को कांशीराम के ही फ्रेज को थोड़ा झाड़ पहुंचकर जितनी आबादी उतना हक की बात
करनी पड़ रही है। वो न सिर्फ जातिगत जनगणना की वकालत कर रहे हैं, बल्कि देश के प्रमुख मंचों पर जाकर प्रमुखता से बहुजन पॉलिटिक्स की झलक दिखाने लगे हैं। अगर राजनीति की बात करें तो फिलहाल कांग्रेस अकेले नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली भारतीय जनता पार्टी के सामने कहीं भी टिकती हुई नजर नहीं आती है। देश की सबसे बड़ी पुरानी पार्टी ने नरम हिंदुत्व, सांप्रदायिकता का जवाब देने जैसे सारे तिकड़म बढ़ा लिए, मगर हाथ कुछ नहीं लगा। देश के एक सबसे बड़े तबके ने कांग्रेस के इन चोंचलों के ऊपर वापस मोदी सरकार के हाथ में सत्ता की चाबी सौंप दी। अब कांग्रेस ही नहीं बल्कि भाजपा और आरएसएस की राजनीति का विरोध करने वाली सभी पार्टियों को समझ में आ गया है कि वास्तव में 2024 के चुनाव में कुछ करना है तो साथ आना ही पड़ेगा। अगर कांग्रेस की बात को छोड़ दें तो पिछले दिनों विपक्षी एकता की कवायद के लिए आयोजित की गई बैठक में शामिल होने वाले सभी राजनीतिक पार्टियां कमोबेश बहुजन राजनीति का या तो प्रतिनिधित्व करती हैं या फिर उसे बढ़ावा देती हैं। चाहे वो लालू प्रसाद यादव हों, अखिलेश यादव हों, जाति को लेकर सभी पार्टियां मुख्य रूप से बहुजन राजनीति का समर्थन करती हुई नजर आती हैं। ऊपर से देखा जाए तो सभी विपक्षी पार्टियों के साथ कांग्रेस की दही में सही होने की राजनीति भी हो सकती है। मगर ये सब कुछ सही है कि राहुल गांधी पिछले कुछ वक्त से खास तौर पर भारत जोड़ो यात्रा के बाद जिस तरह से उभरे हैं और अपनी पॉलिटिक्स स्पष्ट की है, तो ये उम्मीद उनसे की जा सकती है कि वास्तव में वो एफर्मेटिव एक्शन की राजनीति करना चाहते हों, लेकिन क्या वाकई वो ऐसा कर पाएंगे, इसको लेकर तमाम सवाल खड़े होते हैं। खैर जो भी हो, ये धुंध तभी छटेगी जब कांग्रेस को देश की सत्ता संभालने का मौका मिलेगा, जैसा कि होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। मगर ताजा रुझानों के आधार पर फिलहाल तो उनकी नैया पार होती हुई नजर नहीं आ रही है। इसके बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके बताएं। और जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी या फिर विपक्ष बहुजन राजनीति को ट्रम्प कार्ड के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, उस पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके बताएं। और देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप न्यूज़ रूम पोस्ट को देखते रहें। धन्यवाद।